आज की क्लास में हम देखते हैं सवाल क्या होता है, सवाल का डेफिनेशन क्या है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, ये बात करते हैं हम लोग कि सवाल व्हाट इज सवाल, मृदा क्या है। तो मृदा जो होती है कि पृथ्वी की ऊपरी सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को हम क्या बोलते हैं, मृदा। ओके, बात करते हैं हम लोग मृदा क्या है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को हम क्या बोलते हैं, स्वाल अर्थात मृदा कहते हैं, जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप होता है। मृदा का निर्माण मिट्टी के ठीक नीचे चट्टानों अर्थात राख के विघटन डिकम्पोज और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप होती है। इसमें अधिकांशतः वनस्पति और जंतु अस्थायी रूप से निवास करते हैं। ओके, बात करते हैं कि जो मृदा हमारी होती है इसमें अधिकांशतः वनस्पतियां और जंतु अस्थायी रूप से निवास करते हैं। अगर हमारे सवाल को उस रहते हुए इसमें अधिकांश वनस्पतियां और जंतु अस्थायी रूप से निवास करते हैं। यदि अस्थायी रूप से जल और वायु मिलेंगे तो उसमें पौधे अपना निवास स्थान बना देते हैं। आगे तो बात करते हैं कि मृदा में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ओके, मृदा में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अतः मृदा केवल खनिज कणों का ही समूह नहीं होता है। अर्थात कहा जाए तो मृदा सिर्फ खनिज कणों का अर्थात मिनरल्स पार्टिकल का ही समूह ग्रुप नहीं होता है, इसका अपना जैविक वातावरण भी होता है। अतः मृदा की जगह जटिल मृदा कहलाती है। अर्थात मृदा की जो स्पेस होती है, जगह होती है, प्लेस होती है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सॉइल के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर। तो अब देखते हैं डिफिनेशन ऑफ सॉइल। डिफिनेशन ऑफ सॉइल, मृदा की परिभाषा। तो मृदा की परिभाषा एक वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा दिया गया है अकॉर्डिंग टू जोफे एंड मार्गरेट। ये साइंटिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू जोफे एंड मार्गरेट, इनके द्वारा एक परिभाषा दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन नेचुरल मटेरियल। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक वनस्पतियों पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो आगे है कि इट इज जनरली differentiated in horizon of minerals and organic constituent of variable depth। यह खनिज एवं जैविक अवयव के विभिन्न गहराई वाले संस्थों में विभाजित होती है, which differ from the parent material below in morphology, physical characteristics and constituent, chemical property, composition and biological characteristics। जो नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकार की अर्थात मार्फोलॉजी, भौतिक गुण, संगठन, रासायनिक गुण एवं बनावट तथा जैविक विशेषताओं में भिन्न होती है। अब इस हिंदी में हम देख लेते हैं कि जोफे एंड मार्गरेट ने कहा कि सॉइल एक प्राकृतिक पिंड है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यह खनिज एवं जैविक अवयव के विभिन्न गहराई वाले संस्तरों में विभाजित होती है, जो नीचे स्थित प्राकृतिक पदार्थों से आकार की अर्थात मार्फोलॉजी, फिजिकल कैरेक्टर, कॉन्स्टिट्यूंट, रासायनिक गुण अर्थात बोल सकते हैं हम इसको रासायनिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बनावट तथा जैविक विशिष्टताओं में भिन्न होती है। हम आगे पॉइंट पर बात कर लेते हैं फिर कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑन वॉल्यूम बेसिस। कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑन वॉल्यूम बेसिस कंपोनेंट। मृदा में हमारे 4 कंपोनेंट मृदा के संगठन बात करते हैं। सॉइल कंपोनेंट मतलब आयतन के आधार पर कंपोजिशन हम देखते हैं मृदा के
तो मृदा के संगठन, हिंदी में बोलते हैं इसको मृदा के संगठन, सॉइल कंपोनेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉइल कंपोनेंट। तो मृदा के संगठन, मृदा में हमारे 4 एलिमेंट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देख लेते हैं हम। इस सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं सबसे ज़्यादा हमारे सॉइल कंपोनेंट में, मृदा संगठन में सबसे अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके बाद आपका फिर 5% क्या है, इसमें क्या है हमारा 5% ऑर्गेनिक मैटर, अर्थात जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। 25% हमारे वाटर पाए जाते हैं और 25% हमारे क्या होते हैं, एयर पाए जाते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि मिनरल क्या होता है। मिनरल हमारे 2 या 2 से, अर्थात जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्या होते हैं, इसका अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्वों के संयोग से बना होता है। इनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, जैसे हमारा माइका, अर्थात इसको हम आप कह सकते हैं अभ्रक। इसको हम, इनका निर्माण जो हुआ है, माइका जो एग्जाम्पल इसका है या उदाहरण है, तो इसका निर्माण जो है 4 एलिमेंटों के आपस में मिलने से होता है। जैसे अब बात करते हैं 4 एलिमेंट कौन कौन है, अर्थात ऑक्सीजन होता है, पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है और सिलिका होता है। ये जब 4 एलिमेंट आपस में ज्वाइन होते हैं या जुड़ते हैं तब हमारे माइका और अभ्रक का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ मिनरल, मिनरल कितने प्रकार के होते हैं। दिस इज 2 टाइप, यह 2 प्रकार होता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल, अर्थात प्राथमिक खनिज पदार्थ और द्वितीयक खनिज पदार्थ। अब बात करते हैं नंबर 2 की, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, अर्थात ऑर्गेनिक मैटर को हम बोल सकते हैं कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस क्या होता है। तो कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ हम उन पदार्थों कहते हैं जिनका निर्माण जंतुओं के अवशेष और पेड़ पौधों के अवशेष के डिकम्पोज अर्थात सड़ने गलने से होता है, उसे हम ऑर्गेनिक मैटर अर्थात ह्यूमस भी कहते हैं। अब नंबर 3 की बात करते हैं सॉल्ट वाटर, मृदा में मौजूद जल को हम सॉल्ट वाटर कहते हैं। उसी प्रकार से सॉल्ट एयर की बात करते हैं तो मृदा में उपस्थित वायु को हम सॉल्ट एयर भी कहते हैं। ओके, बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर करते हैं। ओके, तो मृदा परिच्छेदिका के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका हम किसको बोलेंगे, आइए देख लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो देखिए इस पर आपका इमेज लगा हुआ है, व्हाट इज ए सॉइल प्रोफाइल। अब बात करते हैं तो आपका पॉइंट लिखा है कि of the soil showing the various layer from the surface to the unaffected by material is known as a soil profile। मृदा के ऊपरी सतह से लेकर विभिन्न संस्तरों से होते हुए पैतृक पदार्थ तक का एक वर्टिकल सेक्शन काटना ही सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। ओके, फिर है द वेरियस लेयर इज नोन एज होराइजन। मृदा के समान संस्तर को हम बोलते हैं, मृदा के समान संस्तरों को हम बोलते हैं होराइजन। ये सॉइल प्रोफाइल कंस्टिट्यूट 3 मेन होराइजन। मृदा में 3 मुख्य रूप से संस्तर होते हैं, इसको हम बोलते हैं ए, बी और सी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं ओ ए बी। ओके, दे आर नेम्ड एंड होराइजन ए, होराइजन बी एंड होराइजन सी, अर्थात हम इसको कह सकते हैं नंबर आपका ए होराइजन बोल सकते हैं, नंबर बी को बोलते हैं बी होराइजन एंड नंबर सी। आप इमेज में देख लीजिए, जो आपका ए होराइजन होता है इसके ऊपर आपका ओ होराइजन होता है, इसको हम बोलते हैं जिस जो ओ होराइजन होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ओके, बात कर लेते हैं। देखिए आपके इमेज पर लगा हुआ है ए सॉइल प्रोफाइल कंस्टिट्यूट ऑफ सेवरल सॉइल होराइजन। मृदा के समान संस्तरों को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ओके, ओ होराइजन क्या होता है, ह्यूमस ऑन द ग्राउंड सरफेस। मृदा के निचले संस्तरों में क्या होते हैं, मृदा के निचले संस्तरों में क्या होते हैं, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ए होराइजन क्या होता है, टॉप सॉइल, जो मृदा के ऊपरी मतलब ह्यूमस के बाद वाला लेयर होता है, अर्थात इसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। इस संस्तरों को हम क्या बोल सकते हैं, टॉप सॉइल। फिर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर टिपिकली डार्क कलर, इसका रिसाव जो होता है ऑर्गेनिक मैटर के रिसाव के द्वारा इनका निर्माण होता है, और टिपिकली डार्क कलर, इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है। आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लीचिंग, इसमें क्या होता है, ये किसी एलिमेंट अर्थात ह्यूमस का लीचिंग होने के बाद इन संस्तरों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं
विष संस्तर। विष संस्तर क्या होता है? विष संस्तर को हम बोलते हैं, नंबर 1 पॉइंट देख लो आप, सब होराइजन होता है, इसको हम बोलते हैं मृदा के उप संस्तर भी बोलते हैं, सॉरी उप या सब होराइजन बोलते हैं, सब सवाल भी कह सकते हैं इसको। नंबर 2 क्या है? आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ एक्युमुलेशन। इसमें क्या होता है? कोई पदार्थ आकर एकत्रित होता है। नंबर 3 क्या है? मे कंटेन सॉल्युबल मिनरल्स सच एज कैल्साइट इन एसिड क्लाइमेटिक कैल्ची। इसमें क्या होता है? कैल्शियम के कैल्साइड आकर एकत्रित होते हैं, अर्थात एकत्रीकरण में देखा जाए तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और फेरस के ऑक्साइड का एकत्रीकरण होता है। शीर्ष संस्तर क्या होता है? वेदरिंग बेडरॉक, मतलब रोटन रॉक्स। इसको हम शीर्ष संस्तर को हम क्या सकते हैं? पैरेंट मटेरियल बोल सकते हैं। बेडरॉक लाइक बिलो द सॉइल प्रोफाइल, उसके नीचे आपका क्या होता है? जो शीर्ष संस्तर होता है इसको हम पैरेंट मटेरियल बोलते हैं। इसके नीचे जो संस्तर हमारा होता है वो क्या होता है? वो बेडरॉक बोला जाता है, कठोर चट्टाने बोलते हैं। ओके, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि कणों की माप, साइज ऑफ पार्टिकल। और कणों की माप क्या होता है? तो नंबर 1 पॉइंट है हमारा, बात करते हैं हम सबसे पहले कणों की माप, साइज ऑफ पार्टिकल। तो नंबर 1 है कि आपका कणों को माप कर उनका वर्गीकरण किया गया है। और करते हैं हम कि कणों को माप कर उनका वर्गीकरण किया गया है। माप से मिट्टी के गुणों और उर्वरता का बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। किसी भी मिट्टी के गुण की प्रॉपर्टी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका एक माप तैयार करते हैं, जिससे उनकी फर्टिलिटी का बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं यह माप हम किसके आधार पर किए हैं? यह क्लासिफिकेशन हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल के आधार पर कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे हम अगर बात करते हैं तो क्या क्या आपका है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है आपका मोटी बालू। जो हमारे बहुत मोटी बालू होती है उनका साइज कितना होता है? 2 mm से लेके 0.2 mm व्यास तक होता है, मतलब 2 mm से लेकर 0.2 mm व्यास होता है। इन कणों का जो बहुत मोटी बालू होती है उनके कणों का आकार जो होता है 2 mm से लेके 0.2 mm तक होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। महीन बालू में देखा जाए उनसे थोड़ा जो महीन बालू होते हैं उनके कणों का आकार देखा जाए तो 0.2 mm से लेके 0.02 mm व्यास तक होता है। अगले पॉइंट बात करते हैं सिल्ट, जैसे जिसको हम बोल सकते हैं सिल्ट। सिल्ट के जो साइज आकार के कण होते हैं, पार्टिकल की साइज होती है, वो कितना होता है? 0.02 mm से लेके 0.002 mm व्यास तक होता है। इसी प्रकार से क्ले सॉइल, जो हमारी क्ली मिट्टी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिकनी मिट्टी। क्ली मिट्टी में क्या होते हैं? इनकी साइज की बात सॉइल मतलब कणों के आकार की बात किया जाए, इनके कणों का आकार जो होता है 0.002 mm से कम व्यास के होते हैं। ओके, अब बात करते हैं, जैसे अगर ऐसे कहा जाए कि जो बालू मतलब सैंड, सिल्ट एंड क्ले बात किया जाए तो इंटरनेशनल के आधार पर हम देखते हैं जो बहुत मोटी बालू होती हैं उनका जो उनके कणों का आकार जो होता है 2 mm से लेकर 0.2 mm तक होता है। उससे थोड़ी सी जो महीन बालू होती हैं उनका आकार देखा जाए तो 0.2 mm से लेकर 0.02 mm तक होता है। उसके बाद सिल्ट की बात करते हैं तो सिल्ट के कणों का आकार 0.02 mm से लेकर 0.002 mm तक होता है। लास्ट में हम देखते हैं क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में क्या होता है? क्ले सॉइल के साइज, पार्टिकल साइज की बात करते हैं तो 0.002 mm से कम व्यास तक होता है, अर्थात इनका जो व्यास होता है या कणों का आकार होता है 0.002 से कम होता है, अर्थात लेस देन कह सकते हैं। अब आपका अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि इन कणों की माप सबसे पहले स्टोक नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा निर्धारित समीकरण से प्राप्त किया गया। ओके, बात करते हैं कि जो कणों की साइज ऑफ पार्टिकल में बात किया गया तो वो स्टोक नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा सबसे पहले इसके कणों की साइज का पता लगाया गया, निर्धारण किया गया। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। मृदा कितने प्रकार के होते हैं? इसी टाइप ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। तो मृदा मुख्य रूप से हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मृदा का प्रकार है वो किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में डोकसर कौन थे?
एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण किया गया और मिट्टी के सामान्य और असामान्य मिट्टी में विभाजित किया जाता है। और मिट्टी को क्या है, जनरल और अर्थात इसको कह सकते हैं सामान्य और असामान्य मिट्टी में विभाजित किया जाता है। भारत की मिट्टियों को अर्थात इसको हम बोल सकते हैं इंडियन सॉइल। भारत की मिट्टियों को स्थूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित की गई है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, बात कर लेते हैं हम, तो पांचों को हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉइल होगा, उसके बाद हमारा ब्लैक सॉइल होता है। एलुवियल सॉइल को हम कछार मृदा के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल दूसरे नंबर पर हमारा ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर मृदा के नाम से भी जानते हैं। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं रेड सॉइल, मतलब लाल मृदाएं बोलते हैं। नंबर 4 है आपका लेटराइट मृदाएं। उसके बाद नंबर 5 मरुस्थलीय मृदाएं, जिसको हम डिजर्ट सॉइल बोलते हैं। ओके, ये 5 पॉइंट आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अब उसी फिर आगे हम देखते हैं कि जो अभी तक जनरल था, अब आईसीआर ने जो हमारे मृदा को कितने भागों में डिवाइड किया है। आईसीआर के द्वारा देखा जाए तो मृदा निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं, आगे देख लेंगे हम। अब तो हमारे जो 8 हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत की मिट्टी को 8 समूहों में बांटा है। सबसे पहले हमारा एलुवियल सॉइल, जिसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। दूसरे को बोलते हैं ब्लैक सॉइल। तीसरे को बोलते हैं लाल एवं पीली मृदा, जिसको हम रेड सॉइल और एंड मतलब रेड सॉइल एंड येलो सॉइल भी कह सकते हैं। नंबर 4 है लेटराइट मृदा। नंबर 7 आपका 5 है एरिड सॉइल, जिसको हम बोलते हैं डिजर्ट सॉइल। नंबर 6 है आपका फिर सैलाइन सॉइल। नंबर 7 आपका है पीट सॉइल, तथा इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल भी कह सकते हैं। नंबर 8 आपका क्या है, फॉरेस्ट सॉइल, जंगली मृदाएं भी इसी में शामिल है। अब बात कर लेते हैं नीचे वाले पॉइंट पर कि जल को अवशोषण करने की क्षमता के आधार पर देखा जाए तो आपकी जल की अवशोषण क्षमता सबसे अधिक किस प्रकार की सॉइल में होती है, लोम सॉइल, जो हमारी दोमट मिट्टी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। मृदा संरक्षण के लिए, मृदा कंजर्वेशन के लिए 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई और मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए राजस्थान के जोधपुर में अनुसंधान केंद्र बनाए गए। सबसे पहले मृदा संरक्षण के लिए 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। और जो डिजर्ट सॉइल हमारे होते हैं, उनकी समस्या का अध्ययन करने के लिए राजस्थान के जोधपुर में अनुसंधान एक सेंटर बनाया गया। ओके, यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे। तो अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम। अब एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं दोमट मृदाएं। अब दोमट मृदाएं या एलुवियल सॉइल क्या होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 हम देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं। ये हो गया पहले पॉइंट। अगर भारत की दृष्टि एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो 40% भाग पर सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल हमारे मिलते हैं। अब बात करते हैं फिर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। ओके, एलुवियल मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। अगले पॉइंट में है एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि एलुवियल मिट्टी में पोटाश एवं चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ओके, फिर एलुवियल की मिट्टी में गेहूं की फसल के उत्तम माने जाते हैं। जो हमारे एलुवियल सॉइल होते हैं उसमें गेहूं की जो फसल होती है वो उत्तम माने है। इसके अलावा हम इसमें धान एवं आलू की खेती भी कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं एलुवियल सॉइल का निर्माण बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से होती है। अगर बात किया फॉर्मेशन की बात, एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है सैंड सॉइल एंड क्ले सॉइल के आपस में मिलने से ही एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, अगले पॉइंट पर बात करते हैं एलुवियल सॉइल में ही बांगर एवं खादर मृदाएं होती हैं। एलुवियल सॉइल की बात किया जाए तो एलुवियल सॉइल 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। वे मृदाएं जो पुरानी होती हैं उनको हम बांगर मृदाएं कहते हैं, और जो नई मृदाएं बनकर तैयार होती है उसको हम खादर मृदाएं कहते हैं। उसी प्रकार से बांगर मृदाएं, देखिए आपके नीचे लिखा हुआ है कि बांगर पुरानी मृदा जलोढ़ मिट्टी एवं खादर नए जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है।
और एलुवियल सॉइल का रंग अगर देखा जाए तो हल्के धूसर रंग का होता है, मतलब हल्के धूसर कलर का इसका रंग होता है एलुवियल सॉइल का। बात करते हैं ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल बात कर लेते हैं। तो सबसे दूसरा नंबर पे हमारा क्या है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, देख लीजिए भारत में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में एवं दूसरे स्थान पर देखा जाए तो गुजरात प्रांत में पाया जाता है। नंबर 2 है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल चट्टान के निर्माण होने से हुई है। अर्थात ब्लैक सॉइल का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल चट्टानों से होने से हुई है। बेसाल चट्टानों के टूटने से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे बात। तो दक्षिण भारत में ब्लैक सॉइल को रेगुन नाम से हम जानते हैं, और केरल में देखा जाए तो ब्लैक मिट्टी को हम क्या सॉल सॉल कहा जाता है, सॉली कहा जाता है। उत्तर भारत में ब्लैक सॉइल को केवाल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जो ब्लैक मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। बात करते हैं कि ब्लैक सॉइल में पोटाश की मात्रा भी पर्याप्त होती है। इसमें ब्लैक सॉइल में पोटाश की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि ब्लैक मिट्टी में कपास के उत्पादन की सर्वोत्तम होती है। जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें कॉटन की उत्पादन अच्छा होता है। इसके अलावा ब्लैक मिट्टी में चावल की खेती भी अच्छी होती है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि ब्लैक मिट्टी में मसूर, चना की भी अच्छी उपज प्राप्त होती है। अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि ब्लैक सॉइल में लोहे का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। ओके, अगले पॉइंट पर बात करते हैं लास्ट पॉइंट कि ब्लैक मिट्टी सूखने पर बहुत अधिक कड़ी एवं भीगने पर तुरंत चिपचिपा हो जाता है। जो ब्लैक सॉइल होते हैं उसमें क्या होता है, सूखने पर वो बहुत हार्ड हो जाता है, और अगर इसमें पानी का अंश हो, नमी की मात्रा का अंश हो तो उसमें चिपचिपापन पाया जाता है। ओके, बात कर लेते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। तो वो हमारा क्या है आपका रेड सॉइल। नंबर 3 क्या है हमारा, रेड सॉइल। रेड सॉइल की बात करते हैं तो रेड मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से होती है। ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नंबर 2 क्या है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल पर तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी विस्तृत या फैली हुई है। नंबर 3 बात करते हैं कि लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज मिलते हैं। लाल मिट्टी के नीचे देखा जाए तो अधिकांश खनिज पदार्थ हमको मिलते हैं। अगले पॉइंट बात करते हैं कि लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। लाल मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। ओके, बात करते हैं लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें ज्यादा करके मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मकई इत्यादि होते हैं। कुछ हद तक अगले पॉइंट में बात करते हैं, कुछ हद तक धान की खेती इस मिट्टी में भी की जाती है, लेकिन काली मिट्टी की अपेक्षा धान का भी उत्पादन कम होता है। लास्ट पॉइंट है, तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा प्रांत में भी लाल मिट्टी मिलते हैं। ओके, ये आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं लेटराइट मृदाएं। मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अगले पॉइंट बात करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना एवं कार्बन तत्वों की कमी पाई जाती है। ओके, आप समझ गए होंगे कि जो लेटेस्ट सॉइल होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना एवं कार्बन तत्वों की कमी पाई जाती है। अब अगले पॉइंट बात करते हैं लेटराइट मिट्टी में चाय एवं कॉफी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो लेटराइट सॉइल होती है उसमें क्या होता है, चाय और कॉफी का उत्पादन अच्छा होता है। नंबर 3 है आपका भारत में लेटराइट मिट्टी असम, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में अधिक मात्रा में पाई जाती है। कहाँ कहाँ लेटराइट सॉइल पाई जाती है, असम, उसके बाद आपका कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु का नंबर आता है। ओके, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो यह मिट्टी काजू फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो लेटराइट सॉइल होती है इसमें काजू फसल के लिए यह सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें लोहे के ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें लोहे की ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं इनकी मात्रा लेटराइट सॉइल में अधिक पाई जाती है, लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं चूना की कमी पाई जाती है।
अगले पॉइंट पर बात करते हैं, इस मिट्टी का भी रंग लाल होता है, जबकि वर्षा होती है तब इस मिट्टी में चूना पत्थर बहकर अलग हो जाते हैं, जिसके कारण यह मिट्टी सूखने पर लोहे के समान कड़ा हो जाता है। ओके, लास्ट पॉइंट पर बात करें, ये मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? हमारे केरल में। ओके, ये आप नंबर 4 समझ गए होंगे। नंबर 5 है पर्वतीय, मतलब जिसको हम बोलते हैं फारे सवाल। हर सवाल में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो फारे सवाल होते हैं उसमें कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, तो नंबर 2 में हमारा क्या है? पर्वतीय मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है। पर्वतीय जो सवाल होते हैं, फारे सवाल होते हैं, उसमें पोटाश, फास्फोरस एवं चूने की कम मात्रा पाई जाती है। उसी प्रकार नंबर 3 में बात करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके बागवानी कृषि होती है। जो सारे सवाल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम बागवानी खेती करते हैं। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में ही झूम खेती होती है। झूम खेती में सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। झूम खेती कहाँ सबसे ज़्यादा की जाती है? वो नागालैंड में की जाती है। नंबर 5 आपका लास्ट पॉइंट है, पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गरम मसाले की खेती होती है। जो फर्स्ट सवाल हमारे होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं? गरम मसाले की खेती करते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं डिजर्ट सॉइल। ओके, रेगिस्तानी मृदाएं के नाम से हम इसको जानते हैं। तो शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होता है? शुष्क एवं जो डिजर्ट सॉइल होते हैं उसमें साल्ट एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ओके, बात करते हैं हम लोग, इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्व भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, अगले पॉइंट पर बात करते हैं फिर हम लोग, यह मिट्टी तेल उत्पादन के लिए अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं, जल की व्यवस्था होने के बाद मरुस्थलीय मिट्टी में भी अच्छी फसल की उत्पादन हो सकती है या होती है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, इस मिट्टी में तिलहन के अलावा ज्वार, बाजरा एवं की खेती होती है। यह सबसे कम उपजाऊ होती है। जो हमारे डिजर्ट सॉइल होते हैं, यह उत्पाद अगर देखा जाए तो इस कम फर्टिलिटी इनमें कम होती है। ओके, बात करते हैं हम अगले सलाइन एंड सोडिक सॉइल। तो बात कर लेते हैं हम सलाइन और सोडिक सॉइल क्या होते हैं। तो सलाइन और सोडिक जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदाएं। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी एवं कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगले पर बात करते हैं, क्षारीय मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर जल निकास की सुविधा नहीं होती, अर्थात जो क्षारीय भूमियाँ हमारी होती हैं तो ऐसी जगहों पाई जाती हैं, वो ऐसे स्थानों पाई जाती हैं जहाँ पर जल की निकास की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पर सैलाइन और सोडिक सॉइल हमारे पाए जाते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, ऐसे क्षेत्रों की मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है। बात करते हैं कि ऐसे सॉइल में जो सैलाइन और सोडिक सॉइल होते हैं, इसमें सोडियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा एवं मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाने के कारण ऐसे सॉइल का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्षारीय मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगले पॉइंट बात करते हैं, क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्र तटीय मैदानों में अधिक होती है। तो क्षारीय मिट्टी का निर्माण देखा जाए तो समुद्र तटीय मैदानों में अधिक होती है। समुद्र के किनारे जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनके जल समुद्र के जो जल होते हैं वो खारा होने के कारण आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं, और गर्मियों के दिन में जब वो टेम्परेचर बढ़ता है तो जल जो होते हैं हमारे वो वाष्प उत्सर्जन द्वारा रिमूव हो जाते हैं, और जो नमक का ढेर होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा रहता है। इससे हमारी जो भूमियाँ हैं वो सैलाइन और में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। ऐसे इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। ऐसे सवाल में नाइट्रोजन की मात्रा भी कम पाई जाती है। अगले पॉइंट बात करते हैं, भारत में क्षारीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देख लेते हैं, भारत में क्षारीय मिट्टी बात करते हैं तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी राजस्थान, केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगले पॉइंट बात करते हैं, तो क्षारीय मिट्टी में नारियल की अच्छी खेती होती है। जो क्षारीय सवाल होते हैं उनमें किस फसल की खेती होती है? वो नारियल की खेती होती है। ओके, अगले पॉइंट बात कर लेते हैं, लास्ट आपको होगा जो जैविक मृदा, जिसको हम बोलते हैं पीट मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। जो मृदाएं दलदली होती हैं हम आप जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या? पीट सॉइल। तो नंबर 1 पॉइंट, पहले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, जो हमारी पीट सॉइल होती है उसको हम दलदली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत में
दलदली मिट्टी का क्षेत्र देखा जाए तो केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। अगले पॉइंट बात करते हैं, दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा कम होती है। अगर दलदली मिट्टी की बात करें तो दलदली मिट्टी में फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा भी कम पाई जाती है। अगले पॉइंट बात करें, लेकिन साल्ट की अधिक मात्रा पाई जाती है। दलदली मैग्नीय होती है, इसमें फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन लवण मतलब साल्ट की मात्रा अधिक होती है। लास्ट पॉइंट है आपका, दलदली मिट्टी भी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे आज के टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों, यदि हमारा आज का आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे।